एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। सो स्टार्टिंग विद द टर्म दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम देखें कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से मिलके बना है, ग्लाइको एंड लाइसिस, राइट। ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, और यू कैन से शुगर ग्लूकोज को हम बोलते हैं। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब हमें पता है कि अगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा तो वो किसी कंपाउंड में ही होगा या राइट सब्सटेंस में ही होगा। तो ग्लूकोज किस में ब्रेकडाउन होगा, पायरुविक एसिड में, राइट। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। तो एक ग्लूकोज जब टूटेगा उससे 2 पायरुवेट और यू कैन से पायरुविक एसिड हमें मिलेंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट है, इसकी लोकेशन कहाँ है, मीन्स ये होता कहाँ है। ये ऑलमोस्ट सभी सेल्स में होता है, राइट। तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में क्या चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, राइट। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, राइट। इसे हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, EMP पाथवे। E से एम्डन, M से मेयरहोफ एंड P से पार्नेस। ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे हमें इसका नाम मिला है, दैट इज EMP पाथवे। इसके बाद हमारे पास है कि ग्लूकोज की इसमें ग्लाइकोलाइसिस में हमेशा पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी, मतलब ये पूरा नहीं टूटेगा, इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, राइट। ग्लूकोज अब आया किससे है, स्टार्च। स्टार्च हमें पता है फूड है। अगेन डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड मतलब 2 यूनिट से ये मिलके बनेगा। तो कौन कौन से यूनिट होंगे वो, स्टार्च, एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, दोनों क्या है, शुगर है, इससे मिलके बनेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, 2 यूनिट, फर्स्ट इज ग्लूकोज एंड सेकंड इज फ्रक्टोज। तो ये क्या डाइसेक्राइड है एक, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि ये सारा प्रोसेस चलता कैसे है। एक तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा, राइट। सो स्टार्टिंग विद द ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें पता है, देखिए एक 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड है, दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड। अब इसने चेंज होना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो आप देखो, अगर यहाँ पे अकेला ग्लूकोज था, यहाँ पे क्या आ गया, 6 फॉस्फेट, मतलब हमें क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी, फॉस्फेट चाहिए होगा। तो इसमें ATP टूट के ADP रिलीज करेगा और इसमें एक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, और हमारे पास एंजाइम भी यूज़ होंगे, दैट इज़ हेक्सोकाइनेज, और साथ में मैग्नीशियम आयन यूज़ होंगे। अब इसमें फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, राइट। अब ग्लूकोज हो गया चेंज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसके बाद अब ये 6 फॉस्फेट देखो, ये इसकी पोजीशन है कि ग्लूकोज में फॉस्फेट कहाँ पे ऐड होगा, 6 पोजीशन पे ऐड होगा, राइट। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, G6 फॉस्फेट, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद हमारा क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। हमने अभी पढ़ा है कि स्टार्च 2 यूनिट से बना है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सो बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा, राइट। तो इस प्रोसेस को आइसोमेराइजेशन बोलते हैं हम, और इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा है, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम यूज़ होगा हमारे पास, राइट। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि इधर तो हम अगर देखें कि हमारे पास क्या है, सिंगल एरो है, यहाँ पे बोथ साइड एरो शो हो रहा है। तो ये जो मतलब हम बोले ये स्टेप्स हमारे पास क्या होंगे,
डिफरेंट हो गए। 1, 3, 7 और अगर हम बोलें 10th, ये इरिवर्सिबल स्टेप है हमारे पास। और जो हमारे पास बाकी बचेंगे वो हमारे पास क्या है, वो रिवर्सिबल स्टेप है। ये जैसे ये देखो, ये फर्स्ट एंड हमारे पास थर्ड, फिर मैंने बोला कि हमारे पास 10th, ये सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल है। 3 मतलब बाकी सारे क्या होंगे, रिवर्सिबल स्टेप होंगे। आगे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो किस में चेंज हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज होगा, फ्रक्टोज 1, 6 बिस फॉस्फेट में। मतलब एक फॉस्फेट और ऐड हुआ, तो मतलब एटीपी इधर भी यूज होगी हमारे पास, राइट। हाँ, अब ये बिस फॉस्फेट का क्या मतलब है। बिस मीन्स हम डाई भी बोल सकते हैं। डाई मतलब अगर जैसे ये कार्बन है तो सेम कार्बन पे हमारे पास फॉस्फेट लगे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। अगर ये कार्बन है, जैसे ये चेन है, तो एक कार्बन अगर यहाँ पे लगा है तो एक कार्बन यहाँ पे लगा है, राइट। जैसे 1, 2, 3, तो हम क्या बोलेंगे, 1, 3 बिस फॉस्फेट। ये डिफरेंस है डाई और बिस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। ये टूटेगा 2, 3, 3 कार्बन कंपाउंड में। ये भी 3 कार्बन है और ये भी 3 कार्बन है। क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें भी क्या, जिंक आयन यूज होंगे और एल्डोलिसिस एंजाइम हमारे पास क्या है, यूज होगा। इस प्रोसेस में क्या है, टूट रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, क्लीवेज बोल देंगे। नेक्स्ट, ये जो वी कैन से रिवर्सिबल, मतलब ये स्टेप पे ये भी रिवर्सिबल है। जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, ये भी इसमें चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये आगे जाके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बनाएगा, राइट। इसको भी हम आइसोमेराइजेशन बोल देंगे क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स ही हैं। और एक आप बात और देखिए कि यहाँ तक है जो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेपरेटरी फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेपरेशन हो रही होती है पूरे प्रोसेस के लिए। और यहाँ पे एटीपी कंजप्शन होगी, कितने मॉलिक्यूल्स, 2, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमारे पास पे ऑफ फेज स्टार्ट होगा, जिसमें हमें एनर्जी ऑब्टेन होगी। तो यहाँ से सारा कुछ हमने 2 मॉलिक्यूल्स ही लेना है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद इससे क्या बनेगा, एनर्जी यूज़ होगी। यहाँ पे भी NAD पॉजिटिव किसमें चेंज होगा, यूज़ नहीं होगी सॉरी, बनेगी 2 NADH + 2H पॉजिटिव। तो इससे क्या बनेगा, 1, 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। उसके बाद तो एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट वी हैव 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब एक फॉस्फेट निकल गया, तो जो इधर निकला है वो ADP में ऐड हो जाएगा और क्या बना देगा, ATP बना देगा, राइट। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ATP यहाँ पे बने और पिछले स्टेप में 2 NADH बने थे हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव 2 फॉस्फोग्लिसरॉल। 2 फॉस्फोग्लिसरॉल है। अभी वो 2 फॉस्फोग्लिसरॉल फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की हेल्प से चेंज हो जाएगा, राइट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्या है, फोस्फोइनोल पायरुवेट। इस स्टेप में क्या होगा, वाटर की रिमूवल होगी। और एंजाइम कौन से यूज होंगे, एनोलेज और आयंस, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। वी हैव लास्ट स्टेप जिसमें क्या बनेगा, पायरुवेट। और सेम इसमें भी क्या होगा, जो ये फोस्फो था वो रिलीज हो जाएगा, मतलब ये फॉस्फेट रिलीज होगा, ये ADP के साथ PI मिलके क्या बना देगा, ATP बना देगा हमारे पास। तो इससे क्या बनेंगे हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। 2 × 3 कार्बन इज 6 कार्बन, राइट। अभी इसका एंजाइम कौन सा, पायरुवेट काइनेज। एंड आयंस कौन से है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आयन। उसके बाद देखो, ये हमारा सारा स्टेप थे। और इसमें एक तो इसमें एनर्जी यूज़ हुई, इसमें हुई, और लास्ट स्टेप में हुई एनर्जी यूज़, नहीं सॉरी, रिलीज़ हुई हमारे पास मिलिया में। तो देखिए, इस स्टेप में 2 ATP हमारे पास यूज़ हुए थे और इसमें 4 ATP बने। तो नेट ATP कितने हुए, 2 ATP हमारा नेट गेन हुआ। देखिए, ATP यूज़ 2, ATP प्रोड्यूस 4 और नेट ATP कितने मिले, 2 मिले। उसके बाद हमारे पास NADPH कितने मिले,
दो ही मिले, क्योंकि यहाँ पे दो मिले हैं और इधर कोई भी यूज़ नहीं हुआ तो हम दो ही बोलेंगे। एक NADPH 3 ATP के इक्वल होता है और 2 NADPH 6 के होता है। तो टोटल ATP कितने हुए, 6 NADPH से मिले हमें, और इधर दूसरे वाले ये वाले ATP हमें दो मिले, टोटल ATP हमें 8 ATP का गेन हुआ है इस प्रोसेस में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। और इसमें हम कुछ इनहिबिटर्स भी देखते हैं, जैसे कि आयोडोएसीटेट एक इनहिबिटर है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को इनहिबिट करता है और आगे प्रोसेस चलने नहीं देता, राइट। फिर हमारे पास 3 रेगुलेटरी स्टेप होते हैं। एक तो फर्स्ट जो इरिवर्सिबल है वही क्या होंगे हमारे पास, रेगुलेटरी स्टेप 1, 3rd एंड 10th। तो इन स्टेप्स के कुछ एक्टिवेटर्स भी होते हैं और इनहिबिटर्स भी होते हैं। फर्स्ट का ओनली इनहिबिटर है हमारे पास, दैट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, राइट। ये इनहिबिट करेगा फर्स्ट इस प्रोसेस को, हेक्सोकाइनेज को। फिर उसके बाद जो हमारे पास फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है उसके हमारे पास एक तो ATP एंड सिट्रेट, ये दो इनहिबिटर है, राइट। फिर इसका एक हमारे पास क्या पॉजिटिव रेगुलेटर भी है, एक तो है AMP एंड फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, राइट। और अगर हम देखें लास्ट स्टेप, इसके पास भी हमारे पास इनहिबिटर भी हैं और पॉजिटिव रेगुलेटर भी हैं। इनहिबिटर कौन है, एसिटाइल कोएंजाइम में एंड ATP, एंड पॉजिटिव रेगुलेटर कौन है, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एंड AMP, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। होप आप सबको समझ आया होगा। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है कि हमें कितना नेट ATP गेन हुआ, नेट ATP कितना गेन हुआ, अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास यहाँ पे 8 ATP मिले, राइट। और फर्स्ट, 3rd एंड 10th क्या है, रेगुलेटरी स्टेप है जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। एक आपको देखना है ATP कहाँ कौन कौन से स्टेप पे बन रही है हमारे पास और यूज़ भी हो रही है, फिर इसके हैं इनहिबिटर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।